चुड़ैल की चिड़िया। एक आदमी एक दिन सुबह सुबह अपने खेत में जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसपे एक लड़की की लाश लटक रही थी। अरे ये क्या? ये तो सुखिया की बेटी आरती है। जल्दी गांव वालों को बुलाकर लाता हूँ। वो उसे देखकर घबरा जाता है और भागकर सभी गांव वालों को बुलाकर लाता है। सभी गांव वाले आते हैं। जरूर घर पर कुछ न कुछ बात हुई होगी। लगता है घर वालों से तंग आकर खुदकुशी की है। क्या पता क्या हुआ है, क्यों इसने ऐसा किया। इतने में आरती के घर वाले वहाँ आ जाते हैं। वो बहुत रोते हैं और आरती का अंतिम संस्कार कर देते हैं। बहुत समय बीत जाता है पर किसी को पता नहीं चलता कि उसने क्यों खुदकुशी की थी। एक दिन शाम के समय आदमी अपने खेत से आ रहा था, तभी उसे एक चुड़ैल का साया दिखाई देता है। अरे ये क्या था? ऐसा लगा कि जैसे कोई उधर से झांक रहा हो। चलकर देखता हूँ। वो जाकर वहाँ देखता है पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो सोचता है, लगता है आज ज्यादा काम की वजह से थक गया हूँ। ये कहकर जैसे ही वो जाने लगता है तभी उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, एक लड़की रो रही थी। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो चुड़ैल कहती है, डर गए, अब इस डर की आदत बना लो। ये कहते ही उसके अंदर से एक चिड़िया निकलती है जो दिखने में बहुत काली, लाल आंखें और सभी पक्षियों से बिल्कुल अलग थी। वो चुड़ैल चिड़िया से कहती है, मुझे भूख लगी है, जाओ जाकर मेरे लिए खाने को लेकर आओ। इतना कहते ही चिड़िया उड़कर चली जाती है। चिड़िया गांव के एक घर में जाती है और उनका सारा खाना ले जाकर चुड़ैल को दे देती है। घर में खाना ना देखकर वो आदमी कहता है, तुमने तो कहा था कि मेरी पसंद का खाना बना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खाना कहाँ गया? अभी कुछ देर पहले ही तो मैं सारा खाना यहाँ रख कर गई थी। अच्छा, रख कर गई थी तो गया कहाँ? ये घर खा गया क्या सारा खाना? अगले दिन चुड़ैल चिड़िया से कहती है, कल खाना बहुत टेस्टी था, मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही खाना लेकर आओ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गांव पहुँचकर वो गांव के घरों में खाना ढूंढने लगती है। तभी उसे दो गांव वाले आपस में बात करते दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाकर उनकी बातें सुनने लगती है। आज दीपक के घर पर पार्टी है, तुम नहीं आओगे क्या? हाँ हाँ जरूर आऊंगा। मैंने तो सुना है कि दावत में चिकन भी है। अच्छा तो जल्दी करो, फिर कहीं खत्म ना हो जाए। ये बात सुनकर चिड़िया भी दीपक के घर चली जाती है और वहाँ से सारा खाना चुरा कर ले आती है। दीपक सारा खाना गायब देखकर बहुत परेशान होता है और कहता है, अरे ये सारा खाना कहाँ गया? अभी तो यहीं पर रखा था। दीपक बहुत परेशान हो जाता है। फिर एक दिन चुड़ैल चिड़िया से कहती है, मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने लेकर आओ। चिड़िया गांव की शादी से दुल्हन के सभी कपड़े और गहने चुरा कर ले जाती है। कुछ दिनों बाद चुड़ैल चिड़िया से कहती है, आजकल गांव वालों को हमने बहुत परेशान कर रखा है, जाओ जाकर देखो गांव वालों का क्या हाल है। चिड़िया जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है जहां गांव के मुखिया का बेटा अपने 3 साथियों के साथ बैठकर गांव में ही हो रही चोरियों के बारे में बात कर रहा था। आजकल गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। रोज किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती है। हाँ, एक दिन मेरे घर से भी खूब सारा खाना चोरी हो गया था, पता भी नहीं लगा कि किसने चुराया। चोर को जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो गांव में आए दिन ही चोरियां होती रहेंगी। तभी एक की नजर उस चिड़िया पर पड़ती है। वो उसे देखकर कहता है, अरे देखो कैसी अजीब सी चिड़िया है। अरे हाँ, ये कैसी चिड़िया है, कितनी काली है, देखो तो। इसकी आंखें तो देखो कितनी लाल हैं। इसके पंजे भी कितने बड़े हैं। लगता है दूर से आई है ये चिड़िया, यहाँ तो ऐसी चिड़िया नहीं होती। इतने में वो चिड़िया देखते ही देखते बड़ी होने लगती है और ये देखकर सब डर जाते हैं और वो मुखिया के बेटे को पंजों से पकड़कर आसमान में उड़ाकर ले जाती है। मुखिया का बेटा डर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। सभी साथी उसके पैर पकड़कर खींचने लगते हैं पर चिड़िया सभी को उड़ाकर ले जाती है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। अरे ये इतनी बड़ी चिड़िया कहाँ से आ गई? अरे मुखिया के बेटे को उठा कर ले गई। अरे ये तो कोई भूत लगती है। गांव वाले बात कर ही रहे थे
कि तभी चिड़िया उन सभी को छोड़ देती है और वो जमीन पर आकर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। सभी लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं और आपस में बात करते हैं। अरे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कल को ये हमें भी ऐसे ही उठा कर ले जाएगी। मुझे भी ये चुड़ैल ही लगती है। हमें साधु महाराज के पास जाना चाहिए, वही हमें बचा सकते हैं। सभी गांव वाले मिलकर एक साधु के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ी चिड़िया ने आतंक मचा रखा है, हमारी मदद करो। गांव वाले सारी बात उस साधु को बता देते हैं। सारी बात सुनने के बाद साधु कहता है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये कहकर साधु अपनी शक्तियों से उस चिड़िया को पकड़ लेता है और वो उस चुड़ैल के बारे में बताती है। मुझे चुड़ैल ने भेजा था गांव वालों का खाना चुराने और मुखिया के बेटे को मारने के लिए। अच्छा, तो ये ही चुरा रही थी इतने दिनों से खाना, यही है वो चोर। उस चिड़िया की बात सुनकर वो साधु चुड़ैल को भी अपनी शक्तियों से बुलाता है। साधु उस चुड़ैल से कहता है, तो इतने दिनों से गांव वालों को तूने ही परेशान करके रखा हुआ था। हाँ, मैं ही परेशान कर रही थी। क्या बिगाड़ा है गांव वालों ने जो इन्हें परेशान कर रही हो? मुझे बदला लेना है, बदला। बदला? किससे? मुखिया के बेटे से। उसे तो तुम्हारी चिड़िया ने मार दिया है, अब किससे लेना है बदला? मार दिया उसे। शाबाश मेरी चिड़िया, बहुत अच्छा किया तुमने। क्यों मारा तुमने मुखिया के बेटे को? चुड़ैल साधु को सारी बात बताती है। मुखिया का बेटा और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। मुखिया को इस बात का पता लगा तो उसने शादी के लिए दहेज में बहुत सारा पैसा और एक बड़ी सी कार मांगी। फिर दहेज के लालच में मुखिया के बेटे ने भी शादी करने से मना कर दिया। तो अब तो तेरा बदला पूरा हो गया है, अब तुझे क्या चाहिए? नहीं, अभी मैं मुखिया को भी मारूंगी, तब होगा मेरा बदला पूरा। ये देखकर साधु को बहुत गुस्सा आता है और वो चुड़ैल और उसकी चिड़िया को बोतल में बंद कर देता है। चुड़ैल बहुत डर जाती है और साधु से कहती है, मुझे कैद मत करो, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी और न ही मेरी चिड़िया किसी को परेशान करेगी। अब तेरा घर इसी बोतल में है, अब तू इससे बाहर कभी नहीं निकल पाएगी। ये देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं और साधु उस बोतल को अपने पास रख लेता है। रामेश्वरम गांव में मनीषा अपने परिवार के साथ रहती है। मनीषा पढ़ाई और खेलकूद सब में बहुत तेज होती है, जिस वजह से वो अपने स्कूल और गांव की सभी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती है। एक बार मनीषा खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूसरे गांव जाती है। आज तो मजा ही आ गया। इसी तरह आसपास के सभी गांव को हराकर एक दिन शहर जाऊंगी और सबसे अच्छी खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करूंगी। मुझे तुम पर बहुत गर्व और पूरा भरोसा है। तुम एक दिन हम सबका नाम जरूर रोशन करोगी। मनीषा और उसके सर बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि रास्ते में एक जंगल के पास पहुंचकर अचानक मनीषा बेहोश हो जाती है, जिसके तुरंत बाद वहां कुछ मधुमक्खियां आ जाती हैं। ये सब देखकर उसके सर मधुमक्खियों को भगाते हुए मनीषा को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। मनीषा, क्या हुआ? उठो मनीषा। कुछ देर मनीषा को उठाने की कोशिश करने के बाद वो उसे उठाकर गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। आधे रास्ते में मनीषा को अपने आप होश आ जाता है, जिस पर वो होश में आते ही अचानक अपने सर पर हमला कर उन्हें वहीं मार देती है। मैं वापस आ गई, बदला लूंगी, आजादी मुबारक। इसके बाद मधुमक्खियों की भूतनी मनीषा के साथ उसके घर आ जाती है। घर पहुंचकर मनीषा सब घर वालों के साथ खुशी से रहती है, लेकिन आधी रात होते ही भूतनी उसके शरीर में आ जाती है, जिस पर मनीषा अजीब व्यवहार करने लगती है, जिसकी आवाजें सुनकर उसका परिवार कमरे में आता है। हाय राम मनीषा, ये आधी रात को तू कौन से करतब करने लगी? बेटी नीचे आ जा। और ये कमरे में मधुमक्खियां यहाँ कैसे आ गई? इन्हें बाहर निकालो। कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा, वरना जिंदा नहीं बचोगे। मनीषा की बात और डरावनी आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा घबरा जाते हैं, जिस पर मनीषा पंखे से नीचे उतरकर अपने मम्मी पापा की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है। दूर रह, नहीं तो जिस जुबान को इतना चला रही है उसे काट कर हाथ में दे दूंगी। ऐसा बोलकर भूतनी और उसके पीछे सभी मधुमक्खियां कमरे से बाहर चली जाती हैं, जिसके बाद भूतनी
मनीषा के शरीर से बाहर निकल जाती है और मनीषा गांव में घूमने लगती है, जहां मनीषा के बचपन का दोस्त बिरजू उसके पास आता है। और मनु, तेरी प्रतियोगिता कैसी रही? वैसे तो तूने वहाँ सबको धूल चटा ही दी होगी, पर फिर भी बता दे। हाँ, तुझे जीत और हार की बहुत चूल मची हुई है। अचानक ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? तुम इनके बीच इतने आराम से कैसे खड़ी हो सकती हो? भागाओ नहीं यहाँ से। क्योंकि ये मेरी है। अगर तुझे इतनी दिक्कत हो रही है तो क्यों ना तुझे किसी शांति वाली जगह पर भेज दिया जाए। इससे पहले बिरजू मनीषा की बात का मतलब समझ पाता, भूतनी बिरजू का सर काट कर उसका मांस खाने लगती है, जिसके बाद मनीषा के अंदर की भूतनी धीरे धीरे दिन पर दिन पूरे गांव में कोहराम मचाने लगती है, जिस वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगते हैं। गांव और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मनीषा के मम्मी पापा उसे ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, पर बहुत कोशिशें करने के बाद भी मनीषा के हाल में कोई सुधार नहीं होता। मनीषा कहीं भी किसी इंसान को देखकर उस पर हमला कर देती है। अब वो गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई है। मुखिया जी, हमने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली। अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जाने कहां से इस मनहूस भूतनी का साया मेरी होनहार बेटी पर पड़ गया। सत्यानाश हो इस भूतनी का, इसे नरक में भी जगह ना मिले। मैंने सुना है कि शहर में भी कोई लोग होते हैं जो भूतों को कब्जे में करने की पढ़ाई करते हैं। क्यों नहीं एक बार उन्हें बुलाकर देखें? मुखिया की बात मानकर मनीषा के मम्मी पापा उन्हीं की मदद लेकर शहर के मशहूर पैरानॉर्मलिस्ट वरुण को गांव बुलाते हैं। वरुण गांव पहुंचकर पूरे गांव में घूमना शुरू करता है, जिसके बाद वो मुखिया और मनीषा के पापा मम्मी से मिलकर पूरी स्थिति के बारे में पता करता है। आपने बताया कि जब वो अजीब व्यवहार करती है तो उसके नजदीक कुछ मधुमक्खियां भी घूमती हैं। हाँ, और अगर हम मधुमक्खियों के बारे में कुछ भी गलत बोले तो वो बहुत भड़क जाती है। मैंने इस भूतनी की कहानी सुनी है। 1 साल पहले इसी गांव के पास वाले जंगल में कुछ डाकुओं ने एक लड़की को लूटकर उसे मरने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते से भरी गुफा में बंद कर दिया था, जहां मधुमक्खियों के काटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद लोगों को वहां उसकी डेड बॉडी मिली और तभी से जंगल में मधुमक्खियों की भूतनी वाली कहानी मशहूर है। हम अपनी बेटी को उससे कैसे बचा सकते हैं? मुझ पर छोड़ दीजिए, आगे का काम मैं कर दूंगा। मनीषा के मम्मी पापा अपनी बेटी के बारे में सारी बातें वरुण को बताकर उसे अपने साथ घर ले जाते हैं, जहां मनीषा सो रही होती है। मनीषा के आसपास कोई मधुमक्खी नहीं देखकर वरुण तुरंत घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके मन में कुछ बोलते हुए मनीषा को उठाने की कोशिश करता है। मनीषा, मनीषा, उठो, देखो मैं यहाँ तुम्हें भूतनी से बचाने आया हूँ। मनीषा के उठते ही उसके कमरे की खिड़की पर मधुमक्खियां आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वरुण हैरान रह जाता है। इसने तो बहुत कड़ा कब्जा किया हुआ है। कोई अगर जरा भी मनीषा से संपर्क करने की कोशिश करे तो ये तुरंत वहां पहुंच जाती है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। मनीषा, वो तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, पर तुम उन पर ध्यान मत देना। तुम कौन हो और मेरे घर आकर मुझे क्या करना है और क्या नहीं, क्यों बता रहे हो? यहाँ वरुण मनीषा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है तो वहीं भूतिया मधुमक्खियाँ घर के अंदर का दूसरा रास्ता ढूंढकर मनीषा के पास पहुँच जाती है, जिसके साथ भूतनी भी वहाँ पहुँचकर एक बार फिर मनीषा के शरीर पर कब्जा कर तुरंत ही वरुण को उससे दूर धक्का मार देती है। किसी की भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं। फिर तू क्या करने की कोशिश कर रहा था? मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ, उसमें इस लड़की का क्या कसूर? इसे छोड़ दो। किसी को नहीं छोड़ूंगी, ना ये बचेगी और ना ही तू। इस पर भूतनी वरुण को जमीन से उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है, जिससे वो दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। तुम मेरे साथ कुछ भी करो, पर इस लड़की और गांव को छोड़ दो। इन लोगों की क्या गलती है? मेरी भी क्या गलती थी जो उन लोगों ने मुझे मार दिया? मैं मारी, अब सब मरेंगे, सबको मारूंगी। भूतनी की बातें सुनकर वरुण समझ जाता है कि वो बातों से नहीं मानेगी, इसीलिए वो अपने दूसरे प्लान के अनुसार मधुमक्खियों को कैद करने की योजना बनाते हुए भूतनी को बातों में उलझाए रखते हुए मधुमक्खियों को कैद करने की कोशिश करने लगता है। पर भूतनी को इस बारे में पता चल जाता है। तुम इंसानों की फितरत में धोखा ही है। कोई धोखे से मारता है तो कोई धोखे से कैद करने की कोशिश करता है। तुम जैसा मामूली इंसान मुझे
कैद नहीं कर सकता, पर मैं तुझे जरूर मार सकती हूँ। इसके बाद भूतनी वरुण पर हमला कर उसे मारने की कोशिश करने लगती है, पर वरुण हर बार किसी न किसी तरह अपने आप को बचाते हुए अपने बैग के पास पहुंचकर उसमें से नीम स्प्रे निकालकर मधुमक्खियों के ऊपर स्प्रे छिड़क देता है, जिससे मधुमक्खियों पर नशा होता है और भूतनी कमजोर पड़ जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए वरुण तुरंत उन सभी मधुमक्खियों को एक बोतल में कैद कर लेता है, जिससे उनके साथ भूतनी भी मनीषा के शरीर से निकलकर उसमें कैद हो जाती है। अब वरुण मनीषा को सही सलामत उसके मम्मी पापा के पास छोड़कर भूतनी को अपने साथ ले जाता है। आधी रात का समय था। मायाकंज शहर नींद की आगोश में था, लेकिन उस शहर के एक पार्क में थोड़ी हलचल सी दिखाई दे रही थी। वो पार्क अभी 2 दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ था। रात के अंधेरे में उस पार्क से किसी के पायल की आवाज आ रही थी और कुछ बड़बड़ाने की भी। ये पार्क मेरा है, मैं यहाँ किसी को नहीं आने दूंगी। कुछ देर के बाद पायल की आवाज बंद होती है और धीरे धीरे चूड़ियों की आवाज आने लगती है। सैकड़ों साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, इन लोगों ने मुझे जगा दिया है, अब मैं इनकी नींद हराम कर दूंगी। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल एक झूले पर बैठ जाती है। उसकी गोद में एक बच्ची भी है। वो पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, सुनो, मुझे जोर से झुलाओ और हमारी नन्ही बेटी को भी। झूला जोर जोर से हिलने लगता है। फिर वो चुड़ैल खिलखिलाकर हंसने लगती है। इस बार उस चुड़ैल की हंसी की आवाज के साथ किसी आदमी की भी हंसी की आवाज आती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। चुड़ैल एक बार फिर से पीछे घूमती है और कहती है, सुनो, इन लोगों ने हम तीनों को तंग करने की तैयारी की है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कल इस पार्क में क्या होने वाला है। ये कहकर चुड़ैल जोर से फूंक मारती है। फूंक के साथ उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगती हैं और उन आग की लपटों की चपेट में पार्क के कई सारे पौधे आ जाते हैं। अगली सुबह, अरे ये रातों रात इन पौधों को क्या हो गया? इनके सारे फूल कैसे मर गए? हे भगवान, आज तो पार्क का उद्घाटन भी है। माली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। भागा भागा पार्क के मैनेजर के पास गया और उसे सारी बात बताई। ये तुम क्या कह रहे हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है कि रातों रात सारे फूल मर जाएं? तुम्हें तो पता है ना, थोड़ी देर में मंत्री जी खुद आकर इस पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं। पार्क का मैनेजर माली के साथ भागा भागा पार्क पहुंचा, लेकिन जैसा कि उस माली ने बताया था, पार्क में वैसा कुछ भी नहीं था। सारे फूल पूरी तरह खिले हुए थे। तुम आजकल शराब पीकर ड्यूटी करते हो क्या? तुमने तो कहा था कि सारे फूल मर गए। यहाँ तो सब सही सलामत है। दिन के 11 बजे मंत्री जी वहां पहुंच गए। सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दोस्तों, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो रिबन काटकर पार्क का उद्घाटन करें। लेकिन जैसे ही मंत्री जी ने हाथों में कैंची लेकर रिबन काटने की कोशिश की, कैंची हवा में उड़ने लगी। अरे ये कैंची हवा में कैसे उड़ने लगी? उसके बाद अचानक वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगी। फिर पायल की आवाज आने लगी, फिर चूड़ियों की। ये क्या हो रहा है? मुझे कैसी जगह का उद्घाटन करने के लिए आप लोगों ने बुलाया है? अचानक वहां जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी और वहां एक चुड़ैल छोटी सी बच्ची को गोद में लिए आ गई। हमारी जगह से भाग जाओ, ये हमारी जगह है। सैकड़ों सालों से मैं यहीं रहती हूँ, भाग जाओ यहाँ से। सभी लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही भयानक चुड़ैल झूले पर बैठी झूला झूल रही है। चुड़ैल? ये कौन सी चुड़ैल है? ये कहां से आ गई? उसके बाद वो चुड़ैल खड़ी हुई और जोरों से फूंक मारने लगी। उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगी। भागो भागो, ये चुड़ैल हमारी जान ले लेगी। उसके बाद उस चुड़ैल ने आग की लपटों से उस पार्क के कई सारे पौधों और झूलों को जलाना शुरू कर दिया। बहरहाल इस बीच एक और घटना घटी। अभी लोग उस चुड़ैल से बचने की तरकीब सोच ही रहे थे कि वहां एक भूत भी आ गया। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। तुम लोगों ने हम तीनों को क्यों जगा दिया? हम तो गहरी नींद में थे। उसके बाद उस भूत ने पार्क में लगा एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ लिया और लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़ा। भागो भागो भागो! पल में वो सारा इलाका शमशान में बदल गया।
उस दिन के बाद से तो वो पूरा शहर अजीब से डर के साए में जीने लगा। उसी शहर में एक जाने माने तांत्रिक रहते थे। लोगों ने उनसे सलाह मशवरा किया और किसी भी तरह इस संकट से मुक्ति का उपाय सुझाने को कहा। इन आत्माओं को कब्जे में लेना ही होगा, नहीं तो ये पूरे शहर को मुर्दा घर बना देंगे। लेकिन उसे कब्जे में कैसे लिया जाएगा? मुझे 1000 नींबू चाहिए और हर एक नींबू लाल रंग से रंगा होना चाहिए। मुझे 1000 उपले भी चाहिए, सभी उपलों पर ओम लिखा होना चाहिए। साथ ही गंगा जल की बोतल भी चाहिए। तांत्रिक ने साधना शुरू की। 1000 नींबू जो लाल रंग से रंगे हुए थे, उन नींबुओं पर एक एक कर गंगा जल की बूंदों को छींटा जाता और फिर तांत्रिक कोई मंत्र पढ़ते। फिर उस नींबू को गाय के गोबर के उपले पर रख देते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। तांत्रिक लगभग 500 नींबुओं को गोबर के उपले पर रख चुके थे। तभी अचानक जोर जोर से बिजली चमकने लगी। थोड़ी देर बाद बंद कर ये साधना, नहीं तो सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन तांत्रिक ने अपनी साधना जारी रखी। अब जब भी नींबुओं को उपले पर रखा जाता, उन दोनों के शरीर में अजीब सी जलन होती और वे चीखने लगते। बंद कर दो, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तोड़ दूंगा, पहले ये बताओ तुम लोग हो कौन? तब उन्होंने बताना शुरू किया। आज से लगभग 300 साल पहले की बात है। राजा कीर्तिवर्मन और राजा विक्रम सिंह एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। वे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक दिन राजा कीर्तिवर्मन ने अपने पुत्र सूर्यवर्मन को बुलाया और कहा, पुत्र सूर्यवर्मन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। मैंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते, लेकिन मैं विक्रम सिंह को हरा नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि विक्रम सिंह का शीश काटकर तुम मेरे पास ले आओ, ताकि मैं इस मलाल के साथ न मरूं कि मैंने उसे हराया नहीं। एक अच्छे पुत्र के नाते सूर्यवर्मन ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने का वचन दिया। उसने विक्रम सिंह पर चढ़ाई कर दी। उस समय विक्रम सिंह बहुत बीमार थे, इसलिए युद्ध की बागडोर उनकी इकलौती पुत्री कल्याणी ने संभाला। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों ही तरफ से लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सेनापति, लाखों सैनिकों की आहुति के बाद भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। हम अब नहीं चाहते कि अब और लोगों की बलि इस युद्ध में चढ़े, इसलिए हम वापस जाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? इस तरह पीठ दिखाकर जाएंगे तो लोग आपको कायर कहेंगे। अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए हम और लोगों को नहीं मार सकते सेनापति, नहीं मार सकते। लोग हमें कायर कहें तो यही सही। सूर्यवर्मन के इस तरह वापस लौटने की बात सुनकर कल्याणी आश्चर्यचकित रह गई। उसे सूर्यवर्मन की ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो कायर कहलाना पसंद करेगा, लेकिन सैकड़ों और लोगों की जान फिर से युद्ध की आग में नहीं झोंकेगा। उसने सूर्यवर्मन से छिपकर मिलने का संकल्प किया और वो वेश बदलकर उससे मिलने पहुंच गई। सूर्यवर्मन की वीरता और उसके सौंदर्य पर वो मोहित हो गई और उसने अपनी सच्चाई बता दी। कल्याणी, आप इतना खतरा उठाकर यहाँ क्यों आई? आपकी जान को पता है यहाँ कितना खतरा है। आपके लिए ये खतरा मंजूर है राजकुमार। उस मुलाकात के बाद कल्याणी और सूर्यवर्मन के बीच प्रेम का बीज पड़ गया। वे एक दूसरे से मिलने लगे और छिपकर शादी भी कर ली और वे छिपकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें एक बेटी भी हुई। वे दोनों अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो बेचारी जब 6 महीने की हुई तो इन दोनों के पिताओं को ये जहाँ छिपकर रह रहे थे उस जगह का पता चल गया और कीर्तिवर्मन द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया। राजकुमार, आपने शत्रु की पुत्री से न सिर्फ प्रेम किया बल्कि छिपकर उससे शादी भी की, और जिसका परिणाम है ये बच्ची। दुश्मन की बेटी के कोख से जन्मी एक और दुश्मन। पिताश्री, छोटे बच्चे में तो ईश्वर दिखता है और आपको दुश्मन दिख रहा है। तुम अपनी बेकार की बात अपने पास रखो और अब देखो मैं तुम सबका क्या हाल करता हूं। कीर्तिवर्मन ने उन तीनों को उसी जगह ईंटों में चुनवा दिया जहां आज पार्क बना था। सूर्यवर्मन, कल्याणी, तुम तीनों की हत्या के बाद दोनों राज्यों में भयंकर युद्ध हुआ और दोनों साम्राज्य समाप्त हो गए। उन्हें उनके किए की सजा मिल गई। अब तुम इन निर्दोषों को मारकर क्यों अपने प्रेम को कलंकित कर रहे हो? हत्या, युद्ध किसी बात का हल नहीं, प्रेम ही हल है सारी समस्याओं का। उसके बाद तांत्रिक ने आखिरी नींबू की आहुति उपले पर दी। इसके साथ ही उन दोनों का शरीर जलने लगा
और फिर वे दोनों हवा में विलीन हो गए। लोगों को उन तीनों की आत्माओं से मुक्ति मिल गई।